बात करते हैं नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन के वक्त में डायफ्राम का वर्किंग कैसे होता है, कैसे वो। तो इनहेलेशंस की बात करेंगे तो डायफ्राम डिसेंड करता है लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। तो डायफ्राम 1 सेंटीमीटर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो डिसेंड करेगा इनहेलेशन के वक्त में। और प्रेशर डिफरेंस लगभग 1 से 3 mmHg का डिफरेंसेस होता है। और इनहेलेशन होता है लगभग 500 ml ऑफ एयर। तो डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल्स हैं जो कि रेस्पिरेशंस में इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है। लेकिन हम स्ट्रेनियस ब्रीथिंग करते हैं जब जोरों से सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो यदि हम लेते हैं इनहेलेशंस की बात की जाए तो डायफ्राम उस समय 10 सेंटीमीटर तक नीचे चला जाता है। ये डायफ्राम जो 1 सेंटीमीटर या 0.4 इंच नीचे जाता है सिंपल नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशंस में, वही स्ट्रेनियस ब्रीथिंग में जब जोर जोर से सांस लेते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर या 4 इंच तक नीचे चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेशर डिफरेंस जहां पे 1 से 3 mmHg होता है नॉर्मली, वैसे ही हम जब दौड़ते हैं या कोई विग्रस वर्क करते हैं तो स्ट्रेनियस ब्रीथिंग जो है वो 100 mmHg का डिफरेंसेस होता है। और इनहेलेशन होता है लगभग 2 से 3 लीटर ऑफ एयर, जो नॉर्मली होता है 500 एयर, वो बढ़ के हो जाता है 2 से 3 लीटर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस होता है आपके डायफ्राम में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में। तो जैसे ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ये दोनों प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब डायफ्राम नीचे जाता है, डायफ्राम ऊपर जाएगा तो ये रिलैक्सेशन प्रोसेस है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस है। लेकिन देखेंगे स्ट्रेनियस ब्रीथिंग के वक्त में डायफ्राम के अलावा भी कुछ मसल्स का पार्टिसिपेशन देखा गया, जिसमें एक मसल्स कहा गया है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। जो हम देखेंगे स्टर्नम, स्टर्नम कहेंगे कि ब्रेस्ट बोन से क्लेडो जिसे हम क्लेविकल्स कह सकते हैं, और मस्टोइड। तो स्टर्नो क्लेडो मस्टोइड ये 3 वर्ड से बना होता है। स्टर्नो जिसे हम कहते हैं, स्टर्नो का मतलब स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब हो गया आपका ब्रेस्ट बोन, छाती की हड्डी, ठीक है वहां, या क्लेविकल जो कि हम देखेंगे यहाँ पर। तो क्लेविकल से भी स्टार्ट है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड किया है क्लाइडो। और मस्टोइड कहते हैं, मस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन जो है कान के पास का एक बोन है, मस्टोइड प्रोसेस वहां तक ये देखा जाता है, वहां तक ये जाता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। तो ये भी वर्क करता है नॉर्मल में, इसका कोई योगदान कुछ खास नहीं है, लिटिल बिट होगा। बट ज्यादा देखा जाता है जब हम विग्रस ब्रीथिंग करते हैं तो इसका योगदान देखा गया स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का या स्केलिन का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ दिस प्रोसेस इज अकर। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, वो भी योगदान देता है आपका और डायफ्राम। लेकिन कुछ छोटे छोटे जो मसल्स हैं जैसे स्केलिन, स्टेर्नोक्लेडोइड मसल्स, इसके अलावा भी कुछ और 2-3 मसल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेनियस ब्रीथिंग में योगदान देते हैं। नॉर्मली ये कोई योगदान नहीं देते हैं। नॉर्मली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम का ही रोल होता है जब हम नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशंस करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट होता हुआ दिखेगा आपको इनहेलेशन के वक्त में। डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो ऊपर की तरफ रिब्स को घींचता हुआ दिखेगा, वो ऊपर की तरफ रिब्स को। जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल में यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सेलेशन के वक्त में, एक्सेलेशन के वक्त में, तो एक्सेलेशन के वक्त में देखेंगे कि क्या होगा। एक्सेलेशन के बदले में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कहीं रोल देखा जाता है, फोर्सफुली एक्सेलेशन में देखा जाता है, हालांकि नॉर्मली इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ फोर्सफुल एक्सेलेशन में इंटरनल कोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स को वो नीचे की तरफ लेके जाएगा, जो अंदर की तरफ से मसल्स है, मतलब दोनों रिब्स का अंदर की तरफ से जो मसल्स हैं जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल, ये नीचे की तरफ रिब्स को लेके जाएंगे, नीचे खींचेंगे, मतलब वॉल्यूम्स को कम करेंगे। और ये देखिए एब्डोमिनल मसल्स का भी यहाँ पे देखा गया है रोल्स। जो हम लोग एक्सेलेशन करते हैं, जोर जोर से एक्सेलेशन करते हैं, तो वहां पे भी एब्डोमिनल एरेक्टस एब्डोमिनस मसल्स का रोल होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का भी थोड़ा बहुत रोल्स देखा जाता है। इनका काम है कि वॉल्यूम जो है, को वॉल्यूम जो है उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज करने का काम करता है आपका। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मसल ऑफ एक्सेलेशंस
जिसको हमने राइट साइड में बांटा है, और मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको हमने लेफ्ट साइड बांटा। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इनहेलेशंस होगा, और ये रिलैक्स होंगे तो एक्सलेशन होता है। यदि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होगा, या फिर रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स में, या फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक, ये कुछ ऐसे मसल्स है, या ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में, इसमें यदि कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो एक्सलेशंस की बात आती है। तो पोजीशन देखेंगे डायफ्राम का, ये देखते हैं हम लोग, डायफ्राम जब एक्सलेशन के बाद में ऊपर की तरफ जाता है, जिसे हम कहते हैं रिलैक्स हो रहा है, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सलेशन के वक्त में। तो यहाँ हम देखते हैं प्रेशर डिफरेंसेस, देखते हैं कि कैसे प्रेशर डिफरेंसेस अराइज होता है। फिर से हम एक बार नोट के थ्रू देखते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं। प्रेशर डिफरेंसेस क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण का जो प्रेशर होता है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं वायुमंडल के प्रेशर को, तो हम क्या करते हैं, अपने लंग्स के अंदर के प्रेशर को चेंज करते हैं। इसको कभी इंक्रीज कर लेंगे 760 mmHg से, या कभी डिक्रीज करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के चलते हम लोग 760 mmHg होता है नॉर्मली हर जगह। हालांकि आप ऊंचाई पे जाते हो तो ये प्रेशर भी चेंज मिलेगा आपको, लेकिन नॉर्मली 760 mmHg हम मान के चलते हैं। तो रेस्ट पोजीशन में क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स पोजीशंस में है, अल्वियोलर प्रेशर जो है वो इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, मतलब अल्वियोलर प्रेशर जो है वो भी लगभग 760 mmHg का है, और देयर इज नो एयर फ्लो, अभी तक कोई एयर फ्लो नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो हो गया, अल्वियोलर का प्रेशर जो हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल है। हाँ, यहाँ पे इंट्राप्यूलर प्रेशर जो है वो 756 mmHg का है, ये थोड़ा कम होता है। वो इसलिए होता है ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना करें, इसलिए इंट्राप्यूलर प्रेशर जो है, जो प्यूलर कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है वो अल्वियोलर प्रेशर से कम होता है, 756 होता है। लेकिन जैसे ही हम इनहेलेशंस करते हैं तो अंदर का प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड करता है, तो अल्वियोलर प्रेशर हो जाता है 758 mmHg, 2 mmHg का डिफरेंसेस हुआ, और इंट्राप्यूलर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज करके हो जाएगा 754। यहाँ पे जो 756 mmHg था इंट्राप्यूलर प्रेशर, वो हो चुका है अब 754। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन जब स्टार्ट हो गया, सांस अंदर जाने लगी है, तो डायफ्राम में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स को वो ऊपर की तरफ लेके जाता था। अभी हमने देखा पीछे वाले कुछ व्यूज में, तो चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज करोगे। यहाँ देखो चेस्ट कैविटी बहुत ही कम दिखती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड दिखेगा चेस्ट कैविटी। जैसे ही चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गया, फैल गया, प्रेशर एब्लोर का ड्रॉप हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, क्योंकि हम देखेंगे 750-80 है यहाँ पर, जबकि बाहर में 760 mm है। तो प्रेशर जैसे ही ड्रॉप आउट हुआ, एयर इनसाइड जाएगा लंग्स में, और दोनों के बीच में तब तक हम सांस ले सकते हैं जब तक कि दोनों प्रेशर जो है वो इक्वल ना हो जाए, मतलब 760 mmHg जैसा ना हो जाए। तो हम बात करेंगे, यदि हम तेजी से सांस लेते हैं, कभी हम फोर्सफुली कोई वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या कोई वाइंड पाइप बजाते हैं, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो माउथ से रिलेटेड होता है, जैसे बांसुरी हुआ, उस वक्त भी हमें कुछ और मसल्स जैसे कि स्केलिन या स्टर्नोक्लेडोइड मसल्स का भी योगदान होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो वो दोनों मसल्स भी इंक्रीज करेंगे आपके चेस्ट कैविटी को। फिर हम देखते हैं कि एक्सेलेशन जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोलर प्रेशर जो है वो हो जाता है 762 mm, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो काफी हद तक कम हो चुका है, और डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ रिलैक्स पोजीशन में जाता है, क्योंकि इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा ये अपने पोजीशन में जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तब ये ऊपर की तरफ जाता है। इंट्राप्यूलर प्रेशर जो है फिर से 756 mmHg यहाँ पे इंक्रीज होता है। सांस जो है हम लोग एक्सेल करते हैं, और तब तक एक्सेल करते हैं जब तक कि फिर से प्रेशर जो है वो एल्वियोलर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये एक साइकिल चलते रहता है, प्रेशर चेंज है पल्मोनरी वेंटिलेशन के वजह में, जिसे हमने यहाँ पर दर्शाया। तो यहाँ पर इलास्टिक रिकॉइलिंग को भी दर्शाया गया, जैसे यहाँ पर डायफ्राम्स है, तो हम जैसे सांस छोड़ते हैं, एक्सेलेशन करते हैं नॉर्मल में, तो डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ अपने आप इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से चला जाता है।
तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लंग्स और का रिक्वाइलिंग होना, मतलब जैसे ही हमने प्रेशर को कॉन्ट्रैक्शन छोड़ दिया है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना खत्म हुआ, वो रिलैक्स होगा। तो जैसे रिलैक्स होगा तो लंग्स जो है, रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आएंगे दोनों साइड से, तो लंग्स कैविटी भी वो डिक्रीज करेंगे। तो इलास्टिक रिक्वाइलिंग की वजह से चाहे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन हो, चाहे वो डायफ्राम में रिलैक्सेशन हो, इस कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उससे ज्यादा हो जाता है एल्वेओलर का प्रेशर, और गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो सीधे एयर की तरफ में चला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे ड्यूरिंग फोर्स एक्सेलेरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और जिसके कारण साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी जो है और ग्रेटर इंक्रीज करता है एल्वेओलर प्रेशर्स का डिफरेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इलास्टिक रिकॉलिंग को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम कहेंगे इट इज अ पेसिव प्रोसेस, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगी है, मतलब हमने कहा कि हमको रिलैक्स होना है तो अपने आप वो रिकॉलिंग होगा, ये एक पेसिव प्रोसेस है। जबकि इनहेलेशन जो है, नॉर्मल इनहेलेशन, वो एक्टिव प्रोसेस होता है, और एक्सेलेरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। ये यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जो बात कर रहे हैं, पैसिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल किसी सांस को छोड़ते हैं, लेकिन हम किसी विगरस वर्क को कर रहे हैं, यदि दौड़ रहे हैं, तो वहां पर हमें कुछ और मसल्स का योगदान हो जाता है। तो जैसे कि एस्केलिन मसल्स हो गए या स्टेर्नो क्लेडोमास्टोइड मसल्स हो गए, तो ये दो मसल्स जो हैं वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस वक्त में एक्सेलेरेशन भी पैसिव हो जाता है, सॉरी एक्टिव हो जाता है, पैसिव से वो एक्टिव हो जाता है यदि हमने फोर्सफुल एक्सेलेरेशन किया, मतलब दौड़ते वक्त सांसों को तेजी से छोड़ते हैं, उस वक्त हम कहते हैं कि पैसिव, पैसिव से वो एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली वो पैसिव होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती है, और जब दौड़ते हैं तब वो एक्टिव एक्सेलेरेशन कहा जाता है। एक्सेलेरेशन उस वक्त एक्टिव प्रोसेस में आ जाता है क्योंकि उसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एब्डोमिनल मसल्स वर्क करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स है वहां पे भी तो ये जो है फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के वक्त में काम आता है। हालांकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का जो योगदान है वो नॉर्मल क्वाइट एक्सेलेरेशंस में नहीं देखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंसेस है कि हम बोलते हैं कि हमने यदि फोर्सफुल एक्सेलेरेशन किया है तो क्या था, और नॉर्मल एक्सेलेरेशन किया तो वो क्या था। तो यहाँ पर हमने देखा, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। Please subscribe my channels for the further details. Thank you very much.